हेलो, दिस इज आलोक। वेलकम टू घटना चक्र। आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। यूपी पीसीएस मेंस की हमारी टेस्ट सीरीज 21 नवंबर से स्टार्ट हो रही है। मैंने एक वीडियो बनाया था। इसी के साथ साथ मैंने आपको बताया था कि जब भी आप यूपी पीसीएस मेंस की तैयारी करते हैं तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है वो होता है कॉपी इवेल्युएशन। अब आंसर राइटिंग अगर आप करते हो, आंसर राइटिंग आप अगर करते हो और आंसर राइटिंग के बाद जो आपकी कॉपी चेक करता है वो कैसे चेक करता है, किस मानक पर चेक करता है, इससे आपके सुधार को एक नई गति मिलती है। आपको पता है कि आंसर राइटिंग कोई एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन का गेम नहीं है। ये एक सतत प्रक्रिया है और इस सतत प्रक्रिया को तभी आप एक्सेलेट कर पाएंगे जब आपका एग्जामिनर यानी जो आपकी कॉपी चेक कर रहा हो बहुत वैज्ञानिक तरीके से केवल यूं ही कॉपी नहीं चेक करे बल्कि उसके चेक करने में एक वैज्ञानिक आधार हो। तो हम आज आपको एक कॉपी प्रेजेंट करेंगे। एक अभ्यर्थी की कॉपी है जिसको हमारे संस्थान के एक एग्जामिनर ने चेक किया है, एक इवेल्युएटर ने चेक किया है और चेक करने के क्रम में क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखी गई हैं, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और नंबर देखिए, इस तरह से हमने मार्क्स दिए हैं इसमें और ये कुल मिलाकर इनको 35 नंबर मिला है 200 नंबर में। मैं इनका नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको ये जरूर दिखाऊंगा कि कैसे कॉपी चेक की जाती है। देखिए, जब इवैल्यूएशन किया जाता है, कॉपी को चेक किया जाता है, तो कॉपी को चेक करने के क्रम में क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, किन किन बातों पर ध्यान दिया जाता है। तो सबसे पहली बात है कॉन्टेक्चुअल कॉम्पिटेंस, यानी जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसकी प्रासंगिक क्षमता के हिसाब से आपने काम किया है कि नहीं। अगर कोई प्रश्न, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपसे आम के बारे में पूछ रहा है और आप बता रहे हो इमली के बारे में, और आप इमली के बारे में बहुत अच्छा बता रहे हो, बहुत शानदार बता रहे हो, लेकिन पूछा जा रहा है आम के बारे में और आप बता इमली रहे हो। आपको लग रहा है कि आपने बहुत अच्छा बता दिया, लेकिन एग्जामिनर इस बात से डिसअपॉइंट होगा कि उसने जो पूछा आपने उसका उत्तर नहीं दिया। तो पहली चीज तो ये है कि आप प्रासंगिक रहिए, जो क्वेश्चन पूछा जाए उसी को लिखने की कोशिश करिए। दूसरी चीज लैंग्वेज कॉम्पिटेंस, यानी आपकी भाषा पर पकड़ कैसे है। जैसे मैं लिखूं मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, ये बात मैं लिख रहा हूं। कोई दूसरा लिख रहा है मैं जा रहे हैं। अब एग्जामिनर अगर इस तरह की चीज देखेगा कि आपकी भाषा पर पकड़ ठीक नहीं है तो वो क्या करेगा, वो इरिटेट होगा और उसको ये लगेगा कि आप योग्य अभ्यर्थी नहीं है। इसलिए लैंग्वेज पर भी पकड़ आपकी होनी चाहिए, लैंग्वेज पर पकड़ आपकी होनी चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है कि लैंग्वेज पर आपकी समझ होनी चाहिए। अब अगला है इंट्रोडक्शन कॉम्पिटेंस, प्रस्तावना लेखन कौशल, यानी किसी भी क्वेश्चन की जो शुरुआत करनी है वो कैसे करनी है, किन शब्दों से करनी है। क्योंकि एग्जामिनर का सबसे पहला ध्यान कहाँ जाता है, सबसे पहला ध्यान जाता है आपके इंट्रो पर। इंट्रो पर सबसे ज्यादा ध्यान जाता है, बाद में बॉडी होती है, कंक्लूजन फिर होता है। इंट्रो पर सबसे ज्यादा ध्यान एग्जामिनर का जाता है। इंट्रो को क्वेश्चन के हिसाब से कैसे लिखा जाए ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि अगर आप इंट्रो में उलझेंगे, इंट्रो में अगर आपने क्वेश्चन पूछा कुछ और लिख कुछ और दिया, बॉडी बहुत अच्छी आपने लिखी, तो एग्जामिनर फिर भी आपको कंसीडर नहीं करेगा। अगला है स्ट्रक्चर प्रेजेंटेशन कॉम्पिटेंस, संरचनात्मक प्रस्तुतिकरण कौशल, यानी जो उत्तर की संरचना है, उत्तर की संरचना है, स्ट्रक्चरिंग है उत्तर की, वो बहुत ध्यान देने योग्य होनी चाहिए। महत्व की अगर चर्चा हो रही है, महत्व की अगर चर्चा हो रही है तो आप महत्व ही लिखिए और इस महत्व को भी एक स्ट्रक्चरिंग फॉर्म में लिखिए, एक बेहतर तरीके से लिखने का प्रयास करिए। इसका एक वैज्ञानिक आधार हो, यानी क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो उस क्वेश्चन का वैज्ञानिक आधार होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। पूछ लिया कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासतों के महत्व पर चर्चा करिए। ध्यान रखिएगा, सांस्कृतिक विरासतों के महत्व पर चर्चा करना है। पूछ क्या रहा है, उत्तर प्रदेश की कल्चरल जो हेरिटेज हैं उनकी इंपॉर्टेंस को डिस्कस करना है। अब पूछ ये रहा है और आपने क्या किया कि कल्चरल हेरिटेज जो हैं उनकी हिस्ट्री पर एम्फेसिस कर दिया, उनकी हिस्ट्री पर एम्फेसिस कर दिया। बहुत अच्छा किया आपने, हिस्ट्री पर एम्फेसिस जो आपने किया बहुत अच्छे से किया, बहुत सही तरीके से आपने प्रेजेंट किया। लेकिन पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है इंपॉर्टेंस। तो अगर आप भटकेंगे तो फिर मामला, इसलिए प्रश्न को समझकर उसकी स्ट्रक्चरिंग करना भी जरूरी है कि पहले क्या लिखना है, बाद में क्या लिखना है, फिर उसके बाद क्या लिखना है। और इस क्रम में जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है वो क्या होती है,
आंसर राइटिंग। कोई जादू नहीं होती, कोई जादू की घुट्टी आपको काम में नहीं आती है। कोई आपको शरबत रस नहीं पिला देगा कि आप जो है जाओ और लिख के चले आओ और ज्ञान मिल गया, ऐसा नहीं। आंसर राइटिंग एक सतत प्रक्रिया है, एक लगातार चलने वाली अनवरत प्रक्रिया है। और कंक्लूजन कॉम्पिटेंस, निष्कर्ष लेखन क्षमता भी बहुत जरूरी होती है कि आप निष्कर्ष कैसे लिखते हैं। तो ये 6 चीजों पर हमारे जो इवेल्युएटर होते हैं आपको जज करते हैं। जब आप कॉपी चेक करते हैं तो पहले ये देखा जाता है कि आपने क्वेश्चन की प्रासंगिकता को समझा है कि नहीं। फिर देखा जाता है लेखन सामग्री क्षमता, क्या उसमें जो चीजें हैं वो पूछ रहा है वही लिखा है या बेहतर लिखा है कि नहीं, कितना फैक्चुअल डिटेल्स है कि नहीं है, या फिर यूं ही कुछ लिख दिया है, ये चीजें देखी जाती हैं। फिर लैंग्वेज पर देखा जाता है, कमांड कितनी है, भाषा पर, फिर इंट्रोडक्शन पर क्या स्थिति है, फिर संरचनात्मक प्रस्तुतिकरण कैसा है, फिर निष्कर्ष कैसा है। ये 6 मानदंडों पर किसी भी एग्जामिनर किसी भी स्टूडेंट को चेक करता है। हमारे संस्थान के लिए 6 मानदंड हमने बनाए हैं। आगे अब देखिए, इस कॉपी में चेक करने के बाद जो हमारे एग्जामिनर ने लिखा क्या है, कैसे दिया है। जैसे आप देखेंगे, आमतौर पर देखेंगे कि जो कॉपी चेक की जाती है तो उस कॉपी चेक करने के क्रम में एक खास बात आप नोटिस करेंगे। वो खास बात क्या होगी? प्रस्तावना अच्छी है और सुधार की गुंजाइश है, कंक्लूजन अच्छा है और सुधार की गुंजाइश है, लैंग्वेज पर काम करें, आप अच्छा लिख रहे हैं, बहुत अगर प्रयास किया तो थोड़ा बहुत सुधार दिया, थोड़े बहुत 2-4 पॉइंट ऐड कर दिए। लेकिन इस तरह से यहाँ कॉपी नहीं चेक होती। मैं पूरा पढ़ के आपको बताता हूँ। हमने रिमार्क दिया है, देखिए क्या रिमार्क है। प्रिय अभ्यर्थी, आपने सफलतापूर्वक पूरे 20 प्रश्न लिखे हैं, इसके लिए आप सराहना के पात्र हैं। यानी सकारात्मक, हमने सकारात्मक बात कही और जो जिन्होंने लिखा है उनको एक तरह से सकारात्मकता के साथ उनको जो है सराहा। पहली चीज, आपने 20 क्वेश्चन पूरे लिखे हैं, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं, सराहना के पात्र हैं। फिर भी कुछ बातें ध्यान देने योग्य हैं, ये भी हमने इंगित किया है, जिन पर कार्य करके आप अपनी तैयारी को अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं तथा सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। अब ये रिकमेंडेशन है, इन रिकमेंडेशन में क्या है? पहला, वर्तनीय अशुद्धियां बहुत ज्यादा हैं। वर्तनीय अशुद्धियां क्या हैं? बहुत ज्यादा हैं, जो बार बार नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। और हमने केवल ये आपको बताया नहीं है बल्कि आपको उदाहरण दिया है, जैसे हेतु को हेतु, बेहतर को बेहतर इत्यादि। मतलब जो स्टूडेंट है वो हेतु को हेतु क्या लिख रहे हैं? हेतु को हेतु लिख रहे हैं, जबकि हेतु होता है। इसके अलावा बेहतर को बेहतर लिख रहे हैं, इसको हमने इंगित किया है। वाक्य संरचना अस्पष्ट है, क्रिया, संज्ञा, लिंग इत्यादि का ध्यान न रखते हुए लापरवाही से वाक्य लिखा गया है। जैसे प्रश्न संख्या 2, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 16 इत्यादि। सोचिए कितने गहन तरीके से कॉपी चेक की गई है कि हर चीज इंगित किया गया है। उदाहरण तथा बिंदु रिपीट हो रहे हैं, जिसका अर्थ है कि आपके पास उदाहरण व कनेक्ट करने की कमी है, कंटेंट की कमी है। सुझावों पर ध्यान दें अंदर। शॉर्ट नोट्स बनाएं, बार बार रिवीजन करें, न्यूज़पेपर पढ़ें, इससे आप गुणवत्ता को सुधार सकते हैं। लिखते रहिए, करत करत अभ्यास थे जड़ मत हो सुजान। शुभकामनाएं। ये रिकमेंडेशन है, कॉपी पे आपको मिल जाएगी। अब ये प्रश्न शुरुआत इन्होंने किया है। अब प्रश्न की शुरुआत में जो चीजें की गई हैं, देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि R.M. मैकाइबर के अनुसार नैतिकता का अभिप्राय नियमों की उस व्यवस्था से है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के अंतर्गत अच्छे और बुरे का ब्यौरा होता है। तो इनको जो है बताया गया है कि प्रश्नानुसार भूमिका लिखने का प्रयास करें, यथा सार्वजनिक जीवन में नैतिकता, नैतिक व्यवहार, ईमानदारी, इन चीजों को एम्फेसिस करना है। क्योंकि प्रश्न क्या कहता है? सार्वजनिक जीवन में नैतिक व्यवहार। अगर प्रश्न कह रहा है कि सार्वजनिक जीवन में नैतिक व्यवहार, एथिकल बिहेवियर या एथिकल एप्टीट्यूड, जो भी कह लीजिए, एथिकल एप्टीट्यूड इन पब्लिक लाइफ, ये जो है कीवर्ड है आपका। तो आपको शुरुआत कहां से करनी है? आपके इंट्रो की यहीं से शुरुआत होनी चाहिए। क्योंकि ये बात क्लियर जान लीजिए कि जो एग्जामिनर पूछे भैया वही लिख के आओ, क्योंकि उसमें गड़बड़ हुए तो मामला फिर गड़बड़ हो जाएगा। इधर भी देखिए रिकमेंडेशन किया गया है कि रॉबर्ट गैवाइवर स्कॉटिंग अमेरिकी समाजशास्त्री थे, जिनका मानना था कि कानून को केवल उन बाह्य कार्यों का निर्देश देना चाहिए जो स्वतंत्र और नैतिक व्यक्तित्व के विकास में सहायक होते हैं। यहाँ से शुरुआत की जा सकती है। अब इन्होंने आगे जो लिखा है, जो डायग्राम वगैरह बनाया है, तो इसको प्रेजेंट करने की कोशिश की है। फिर सांस्कृतिक की इन्होंने लिखा है, कब रिमार्क किया, अच्छा है। तो मतलब जहाँ जहाँ आप देखेंगे रिमार्क बहुत क्लियरली आपको देखने को मिलेगा। तो ये रिमार्क भी आपको बहुत, देखिए अब रिमार्क देखिए, ये लंबे लंबे रिमार्क हैं। सार्वजनिक जीवन में नैतिक व्यवहार व्यक्तिगत अंतरात्मा और प्रणालीगत समर्थन का परिणाम है। मूल्यों, कानूनों और संस्थागत सतर्कता का मेल सार्वजनिक विश्वास को बनाए रखने में
की कुंजी है। टिप्पणी की गई है बाद में, ये बताया गया है क्या क्या चीजें हैं। अच्छा प्रयास है, वर्तनी की अशुद्धियां हैं, भूमिका तथा निष्कर्ष पर कार्य करने की आवश्यकता है। अब भूमिका में नंबर हमने दिया है, भूमिका में 1.5 नंबर में 0.5 नंबर दिया है, 0.5 नंबर। इसके बाद मुख्य भाग में 5 में 2.5 मिला है और निष्कर्ष में 0.5 मिला है। तो कुल मिलाकर जो आपको अंक मिले हैं वो 3.518 मिले हैं। और हमने 3.5 अगर हमारे एग्जामिनर ने दिया है तो उन्होंने प्रेजेंट भी किया है कि क्यों ऐसा उन्होंने किया है। दूसरा प्रश्न है, जवाबदेही को परिभाषित करें, इसे सार्वजनिक जीवन में संस्थागत कैसे बनाया जा सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करना है। अब इन्होंने डिफाइन किया, जवाबदेही से अभिप्राय स्वयं के विवेक द्वारा किए गए कार्यों के परिणामों के प्रतिफल की जिम्मेदारी लेने से है, ये इन्होंने लिखा। तो इसका उत्तर हमने एग्जामिनर ने हमारे लिखा कि जरूरी नहीं है ये कि केवल स्वयं के कार्य के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हों। जैसे मान लीजिए कि आप पब्लिक ऑफिसर बनते हैं, मान लीजिए कि आप पब्लिक ऑफिसर बनते हो, पब्लिक ऑफिसर, बहुत ध्यान से इस बात को समझना है। तो पब्लिक ऑफिसर बनने के क्रम में आपके अंतर्गत भी कुछ लोग होंगे, और ये जो अंतर्गत आपके अंदर कुछ लोग होंगे जो आपकी अथॉरिटी में लोग आएंगे, मान लीजिए आप एसडीएम बनते हो, तो एसडीएम के अंतर्गत आने वाले जो भी कर्मचारी होंगे आपके डिपार्टमेंट में, अगर वो कोई कार्य करते हैं और वो कार्य ठीक नहीं होता है, वो कार्य कानून सम्मत नहीं होता है, वो कार्य एथिकल नहीं होता है, तो यू विल बी द रिस्पॉन्सिबल पर्सन बिकॉज यू आर टेकिंग द अपेक्स पोजीशन। आप सबसे हायर पोजीशन पे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी ये भी होगी कि आप अपने मातहत लोगों के कार्य को भी लें। जैसे आपको याद होगा कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, कोल स्कैम की रिपोर्ट आई, 2G स्पेक्ट्रम की बात हो रही थी, तो उसमें यह कहा गया कि प्रधानमंत्री भले ईमानदार हैं, लेकिन उनके अंतर्गत जो लोग भी कार्य कर रहे हैं, अगर उनके काम में गड़बड़ी है तो पीएम शुड बी रिस्पॉन्सिबल। मोदी हैं, प्रधानमंत्री हैं, अगर इनके किसी मंत्री ने कोई भ्रष्टाचार किया, कोई करप्शन किया, तो पीएम शुड बी रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि पीएम इज टेकिंग द अपेक्स पोजीशन ऑफ एग्जीक्यूटिव। सेम चीज यहाँ पे लागू होती है। आप एसडीएम बनोगे, डीएम बनोगे, आपके अंतर्गत जो भी कर्मचारी आएंगे, जो भी स्टाफ आएंगे, अगर वो कोई कार्य कानून सम्मत या अनएथिकल करते हैं, देन यू विल बी द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तो ये इन्होंने परिभाषा जो लिखी कि स्वयं की बात की गई। देखिए, सिविल सर्विसेज में आपको थोड़ी चीजें व्यक्तिगत से हटकर करनी पड़ती हैं, क्योंकि जवाबदेही की परिभाषा यहाँ पूछ रहा है, सार्वजनिक शासन में सशक्त बनाया जा सकता है, इसकी बात कर रहा है। और जब आप जवाबदेही सार्वजनिक शासन में लेके आने की बात करते हैं, तब जवाबदेही व्यक्तिगत नहीं रह जाती है। आपकी जवाबदेही व्यक्तिगत कब रहती है? आपकी जवाबदेही व्यक्तिगत अपने रिश्तों के प्रति हो सकती है, अपने माँ बाप के प्रति हो सकती है, लेकिन ये जवाबदेही जब आप सार्वजनिक जीवन में जाते हो, मान लो कोई लीडर आप बन जाते हो, नेता बन जाते हो, तो ये जवाबदेही व्यक्तिगत नहीं होती है। ये जनता के प्रति आपकी जवाबदेही है, केवल व्यक्तिगत जवाबदेही नहीं है। आपके मातहत कोई गलत काम करेगा, देन यू विल बी द रिस्पॉन्सिबल पर्सन because you are taking the higher position, you are taking the apex position in the system, in the executive, so you should be responsible। ये चीज समझना पड़ेगा। तो ये इन्होंने जो परिभाषा लिखी, इसका खंडन किया गया, बताया गया कि आपने थोड़ी चीजें गलत लिखी हैं, सही नहीं लिखी हैं। अब जवाबदेही के महत्व पे आ गए। देखिए, हर चीज को बहुत बेहतर तरीके से बताया गया है। प्रदर्शन निगरानी के संदर्भ में बात की गई है, तो एथिक्स की कॉपी है, लेकिन बहुत सही तरीके से चीजों को प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव में सबसे नीचे रिमार्क आप देखेंगे कि जवाबदेही का संस्थाकरण शासन का निम्न अधिकार से मूल्य आधारित सार्वजनिक जीवन को बदल देता है, जिससे लोकतंत्र, विश्वास और कुशलता और बेहतर होती है। टिप्पणी क्या की गई है? अस्पष्ट है आपका लेखन, सिलेबस द्वारा टॉपिक कनेक्शन नहीं किए जाने की वजह से आपने गड़बड़ियां की हैं। तो ये पूरा रिमार्क है। नंबर भी आपको मिला है 1.5 by 8। अगला क्वेश्चन है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और एआई जनरेटेड कंटेंट आज के लिए डिजिटल समाज में नैतिक निर्णय लेने को कैसे प्रभावित करते हैं? ये एक प्रश्न है। तो इसमें इन्होंने उत्तर लिखा है कि सूचना व संचार की नई प्रौद्योगिकी के रूप में सोशल मीडिया व एआई कंटेंट की स्थापना में जहां नवाचार के नए पहलुओं को जन्म दिया है, वहीं कुछ नैतिक प्रतिमानों का भी प्रश्न चिन्ह लगाया है। अच्छा है, वर्तनी की अशुद्धि से बचें। अब आगे आ गए हैं, सोशल ऑडिटिंग कह रहे हैं, सकारात्मक प्रभाव। किसका सकारात्मक प्रभाव भाई? यह प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न कह रहा है कि नैतिक निर्णय लेने में कैसे प्रभावित करते हैं आज के डिजिटल समाज में जो कंटेंट होते हैं,
नैतिक निर्णय, एथिकल डिसीजन लेने में कैसे प्रभावित करते हैं। पूछ कुछ और रहा है और इन्होंने लिख कुछ और दिया, महत्व पर बात ये कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन ही नहीं है। मैंने शुरू में बताया था कि आपको कॉन्टेक्स्ट की समझ, कॉन्टेक्चुअल एक समझ होनी चाहिए। कॉन्टेक्स्ट, आपको कॉन्टेक्स्ट की समझ होनी चाहिए, प्रसंग की समझ होनी चाहिए, जो प्रसंग पूछा जा रहा है उसकी समझ होनी चाहिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसकी अंडरस्टैंडिंग अगर आप नहीं होगी तो आप प्रॉब्लम में आएंगे, आप दिक्कत में आएंगे। ये चीज़ समझिए, ये चीज़ जानिए, तभी चीज़ें बेहतर बन पाएंगी। तो ये कुल मिलाकर इस तरह से हमारी कॉपी चेक होती है। बहुत बाकायदे हम ये बताते हैं कि कॉपी चेक करने में क्या क्या चीज़ें, कैसे चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं और कैसे आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि कॉपी चेक करने में कॉपी उसी से चेक करवाइए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप यहीं चेक करवाइए, कहीं जहाँ चेक करवाना चाहते हो आप करवाइए। आप घटना चक्र में जुड़ते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आप जहाँ भी चेक करवा रहे हैं, आपको एक सजेशन है, एक आपको एक प्रक्रिया बता रहा हूँ कि कॉपी वहीं चेक करवाइए जो बहुत बेहतर तरीके से बिंदुवार आपकी कॉपी चेक करे। ऐसा नहीं कि और फॉर्मेलिटी करने की बात करें, फॉर्मेलिटी की जहाँ भी होगी आपका नुकसान होगा, और इस नुकसान में नुकसान आपका ही होगा। एग्जामिनर या जो कॉपी चेकर होगा उसका बहुत नुकसान नहीं होगा, उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होगा? आपका नुकसान होगा। इसलिए कॉपी चेक करने में सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए। कहीं भी मेंस में अगर आप एडमिशन लेते हो कहीं भी, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो कॉपी इवेल्युएशन है। कॉपी इवेल्युएशन अगर आप अच्छे से आपको किया जाता है और अगर 1 to 1 कर दिया जाता है, 1 to 1 गाइडेंस अगर आपको मिल जाता है, तो ये चीज़ आपकी सफलता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी और इस क्रम में आप मेंस एग्जाम अच्छा कर पाएंगे, ऐसी उम्मीद है। और भी कॉपियाँ हमारे पास हैं, उसको भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि हमारी कॉपी इवेल्युएशन कैसे होती है, किस प्रक्रिया से हम गुजरते हैं। तो आप ये समझिए कि जो खासियत है, मैं फिर से आपको बताता हूँ कि हम कैसे कॉपी चेक करते हैं, उसको आप देख लीजिए। तो हम कॉपी कैसे चेक करते हैं? सबसे पहली बार हम कॉपी पॉइंट वाइज चेक करते हैं। पॉइंट वाइज कॉपी चेक करते हैं। पॉइंट वाइज कॉपी चेक करने का मतलब क्या है कि हम इंट्रो को अलग रखते हैं, बॉडी को अलग रखते हैं और कंक्लूजन को अलग रखते हैं, यानी सबके अलग अलग मार्क आपको प्रदान किए जाएंगे और सबको जो है सब पर टिप्पणी की जाएगी, कमेंट किया जाएगा। दूसरी बात, पॉइंट लिखते हैं हम, आपको हर पॉइंट पे, हर हेडिंग पे आपको रिकमेंड करते हैं कि आपने ये गड़बड़ लिखा। इसका क्या मतलब होता है? स्टेप बाय स्टेप चेकिंग, स्टेप बाय स्टेप चेकिंग। और ये सबसे वैज्ञानिक तरीके का जो है इवैल्यूएशन होता है किसी भी एग्जाम में। तो स्टेप बाय स्टेप चेकिंग करते हैं हम। इसके अलावा क्या करते हैं? रिमार्क देने में कोई कोताही नहीं। रिमार्क आपको लगातार मिलेगा, अच्छा करोगे अच्छा रिमार्क मिलेगा, बुरा करोगे तो नेगेटिव रिमार्क से भी हम नहीं चूकते। कई बार आप देखे होंगे, आपने देखा होगा कि कई बार कॉपी चेक करने वाले जो एवेल्युएटर होते हैं आपको अपीज करते हैं। क्या करते हैं? आपको अपीज करते हैं, और ये बहुत खतरनाक बात है। अपीज क्यों करते हैं? उनको लगता है भाई एडमिशन आप उनके यहाँ नहीं लेंगे, ज़्यादा आलोचना करेंगे, इसमें आपका नुकसान होता है। इस चीज़ से एकदम आपको बचने की आवश्यकता है। दूसरी बात, नंबर देने में स्ट्रिक्ट हैं, नंबर आपको आसानी से नहीं मिलेगा। और ये सिविल सर्विसेज की जो यूपीपीसीएस का पूरा जो ढांचा है उस पर जो है खरा उतरता है। तो आप हमारे यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। तो हमारी टेस्ट सीरीज कैसे आपको लेना है? 21 नवंबर से ये टेस्ट सीरीज शुरू होगी। इसके संदर्भ में मैंने बाकायदा एक वीडियो डाला है घटना चक्र के, हमारे इसी चैनल पर वो वीडियो लाइव भी है, आप जाकर वीडियो अपलोड के सेक्शन में उसको देख सकते हैं। 21 नवंबर से टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। सायास नाम से हमारी टेस्ट सीरीज है। सवाल है कि एडमिशन कैसे लें, तो सायास नाम की जो टेस्ट सीरीज है इसमें आप ऑनलाइन भी एडमिशन ले सकते हो, इसमें आप ऑफलाइन भी एडमिशन ले सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, विदा लेते हैं, नमस्कार।